नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, इसमें जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 17 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप इसके पहले की वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। इसमें आप देखेंगे कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, बाद में कुछ हड्डियाँ जो है ये जुट जुट करके फाइनली जब आदमी वयस्क हो जाता है तो वयस्क की कंडीशन में आपका 206 हड्डी हो जाता है। ठीक है, अब एक और प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आंसर नंबर ए हो जाएगा 8। 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये टोटल 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ठीक है, तो इसको हम आप देखेंगे कि अ, इसको बोलते हैं जबड़े में। ठीक है, जबड़ा जो होता है हमारा ये सबसे प्रबल होता है। ठीक है, सबसे मजबूत अस्थि जबड़े की होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो ये होती है आपकी स्टेपीज होती है, जो कान में होती है। कान की हड्डी एक होती है, कान का एक मतलब पार्ट होता है। तो उसमें आप देखेंगे स्टेपीज करके एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब 7वां नंबर हम लोग देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि फीमर होती है। ठीक है, फीमर ये जांग में हड्डी हड्डी, ठीक है, जांग में होती है और इसको फीमर बोलते हैं। ठीक है, 8वां, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे फीमर हमने अभी बात की थी, फीमर तो आपका जांग में होता है। तो ठीक है, तो ये एक तरह से पैर का ही हिस्सा है। आप देखेंगे इसमें ह्यूमरस जो है ये पैर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आ गया। तो ये आपका पाया जाता है ऊपरी भुजा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, तो ये होती है सररंध्री होती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो 11 नंबर का आप देखेंगे आंसर हो जाएगा बी, टांग में पाई जाती है। ठीक है, तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग की, तो ये आप देखेंगे जांग। ठीक है, जांग में एक हड्डी थी जिसका नाम था फीमर, हमने ऊपर अभी देखा था। दांतों व हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो है हड्डियां नॉर्मली कैल्शियम से बनी होती है। ठीक है, तो जिसका अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो है हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा जैसे पोटेशियम और कैल्शियम है, तो इसमें एक ऑप्शन ये बन सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी बन सकता है। फास्फोरस, और इसमें कैल्शियम नहीं है तो इसको गलत काट दीजिए, जिसमें कैल्शियम फास्फोरस, तो मेनली आप देखेंगे सी वाला आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, फास्फोरस रहता है और कैल्शियम रहता है। ठीक है, दांतों को हड्डियों में पाए जाने वाले। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अब यही बात आ गई कि कमजोर क्यों हो जाती हैं, तो कैल्शियम की कमी से। तो आप देखते होंगे कि हड्डी वड्डी टूटती है या इस तरह से कोई समस्या रहती है हड्डियों की, तो डॉक्टर जो है दूध पीने के लिए बोलता है जिसमें आपका कैल्शियम होता है और कैल्शियम की गोली भी देता है। ठीक है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए हमने अब कैल्शियम की बात की थी, तो अब उसमें लवण पूछ रहा है, तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम CaPO4 हो जाएगा। ठीक है, फास्फेट। तो 15 नंबर हो गया। अब हम लोग 16 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 16 नंबर में आप देखेंगे पूछ रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अस्थियों और पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है, उसको टेंडन बोलते हैं। ठीक है, टेंडन, टेंडन बोलता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत, दो है, 2 बार आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 20 दांत जो है वो 2 बार आते हैं। ठीक है, बाकी जो बचे 12 हैं वो एक ही बार आते हैं। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संबंध होता है। ठीक है, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखेंगे जो एब्जॉर्प्शन होता है, फाइनल एब्जॉर्प्शन, वो आपका होता है छोटी आंत में। ठीक है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग खाते हैं ना, वो मुख में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह यहीं पे पाचन शुरू हो जाता है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ठीक है, तो ये ऐसे मुंह में ऐसे ऐसे मुंह से जाता है, फिर ऐसे 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 करके जाता है, तो उसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे ये होती है 32 फीट। ठीक है, ऐसे घूम घूम के घुमावदार होती है ना। अब हम लोग 21 नंबर चलते हैं। ठीक है, मुख में मंड स्टार्च व शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी, जो स्टार्च है वो मुंह में ही घुलने लगता है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना केमिकल रिएक्शन में, वैसे एंजाइम्स होते हैं इसमें जो जो सहायक होते हैं हमको करने में। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि वो जो है क्या उसको बोलते हैं, उसको टायलिन बोलते हैं। ठीक है, टायलिन। और पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा अंग है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये देखिए यकृत भी पाचन में सहायक होता है, पित्ताशय भी होता है। ठीक है, तो इसमें अब जो है कार्निया नहीं होता। ठीक है, आंत भी है। आंत तो अभी हमने पढ़ा था कि जो है सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन तो छोटी आंत में होता है। ठीक, तो आंत भी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब शरीर के लिए अब इन्हीं एंजाइम की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे टाइलिन था, मुख में ही पाचन शुरू कर देता है, तो वैसे ही बोलता है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि अब ये एंजाइम जो है क्यों आवश्यक होते हैं, तभी हमने केमिकल रिएक्शन वाला एक उदाहरण दिया था। तो उसमें बोला ये जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। देखिए आगे ना कैटलिस्ट की बात करने लगा। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इस तरह से ये एक तरह से बायो कैटलिस्ट है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। देखिए अब एंजाइम की बात शुरू हो गई। अब जो जो एंजाइम है जो सहायक होते हैं रिएक्शन में, उनकी बात करना शुरू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि तो वो जो होता है वो रेनिन होता है। ठीक है, रेनिन, दुग्ध प्रोटीन में रेनिन होता है। और जो मुख में जो पाचन करा था वो क्या था? टाइलिन था। तो सारे आप याद करते हुए चलिए, रेनिन हो गया आपका दूध में, और ये हो गया मुख में। ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ठीक है, तो रक्त में पूछ रहा है तो वो छोटी आंत हो गई। छोटी आंत में मैक्सिमम जो है आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब लार पूछ रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमने जो मुख में जब बात हुई थी हमने मुख की, तो मुख में लार ही तो होता है। ठीक है, तो मुख में जब टाइलिन है तो लार में भी टाइलिन है, टाइलिन ही आपका आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो अब देखिए, अब इसी की हम लोग बात कर रहे थे कि जो है जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो अब इसमें हवा, पानी, खनिज, ये तो हमको बाहर भी मिल रहा है, लेकिन पेट में तो अब देखिए एंजाइम ही मिल रहा है। ठीक है, खनिज जो है शरीर के लिए आवश्यक होता है, मतलब, लेकिन ये पाचन के लिए आवश्यक नहीं होता। ठीक है, लार में किसके पाचन में सहायक होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, सबसे पहले स्टार्च ही शुरू होता है। ठीक है, मानव के अमाशय में यानी पेट में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को अब देखिए, अब मुख में हमने टाइलिन देख लिया। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि पेट में कौन सा ऐसा रहता है जो पाचन में सहायता करता है। तो आप देखेंगे एसिटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। ठीक है, और यही HCl आप देखेंगे जो उसमें जो खाने में थोड़ा बहुत बैक्टीरिया रहते हैं ना, उनको भी ये मारता है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो बैक्टीरिया भी देखिए जो खाने में रहते हैं वो उनको जो है ये मारने का काम करता है। ठीक है, अब 30 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, तो ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि मुख में क्या हो रहा था? स्टार्च हो रहा था, और वो उसके लिए जो एंजाइम था वो टाइलिन था। ठीक है, तो ये जो आप उसके बाद जब अमाशय में आता है तो वहां पे आप देखेंगे प्रोटीन होता है। ठीक है, अमाशय में, तो अमाशय इसमें उदर, उदर यानी अमाशय पेट में शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचकों रसों को प्रभावित रहता है, क्योंकि अब देखिए अमाशय जो है वो क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से वो, तो अब देखिए वो खुद, लेकिन अब वो भी तो एक ऐसा चीज है जो खुद ही उससे हो सकता है कि प्रभावित रहे, लेकिन उसमें पहला आंसर हो जाएगा कि अमाशय की दीवार जो है म्यूकस द्वारा सुरक्षित होती है। म्यूकस, एक म्यूकस रिलीज होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ठीक है, अब ये प्रश्न काफी अच्छा है, तो इसको आंसर होगा यकृत। ठीक है, यकृत। अब पेप्सिन है, पेप्सिन ऑफ कोर्स एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन, एक रेनिन था, एक टाइलिन था, अब उसके बाद आया पेप्सिन का। ठीक है, अब पेप्सिन क्या बदलता है वो देख लेते हैं। रेनिन क्या हो रहा था? प्रोटीन बदल रहा था। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं 35 नंबर। तो इस ये जो है प्रोटीन, अब जैसे रेनिन भी एक तरह से प्रोटीन ही पाचन करता है और ये पेप्सिन भी करता है। ठीक है,
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल दिए जाते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन क्या बदलता है, तो वो अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है, अमीनो एसिड में बदलता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में जमा होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन को रूप में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि पित्त जो है, ये आप देखेंगे यकृत, पित्त यानी बाइल जूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पित्त का जमा होता है, ठीक है। अब ये उसके द्वारा तो पैदा होता है, लेकिन ये फिर आप देखेंगे कि जमा जो कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है। पित्त का प्रमुख कार्य, अब उसका कार्य क्या है, अब रिलीज होता है लीवर से, जमा होता है आपका पित्ताशय में, और आप देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, अब कार्य पूछ रहा है तो इसका क्या है, वसा, ठीक है। तो हमने देख लिया स्टार्च, टाइलिन हो गया, और रेनिन और पेप्सिन प्रोटीन हो गया। अब जो है फैट का कहाँ कौन कर रहा है, तो ये आपका बाइल यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, ये हमने आप देखे होंगे जब ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह जब हम लोग पढ़ा था, तब भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र जो है आप देखेंगे हार्वे ने दिया, और लैंडिस्टर जो है इन्होंने एक ग्रुप बताया था, ठीक है, कि ये ग्रुप है, बी ग्रुप है, ओ बी ग्रुप है, ये सब जो है लैंडिस्टर ने बनाया था। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर आप सुने होंगे कि पेस मेकर, पेस का मतलब होता है गति देना, तो जो हार्ट होता है वो हार्ट बीट होता है, तो उसमें किसी के हार्ट में समस्या हो जाती है तो उसमें पेस मेकर लगाया जाता है ताकि वो जो है सुचारू रूप से चल पाए, ठीक है। तो इसमें आपका हृदय हो जाएगा, ठीक है। पेस मेकर का कार्य क्या है, वही मैं बताया, दिल की हर धड़कन को प्रारंभ करना नहीं, इसको बना के रखना होता है, प्रारंभ करना तो क्या ही है। तो अब गति प्रेरक, अब उसी को पेस मेकर को ही बोल रहा है, तो संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है, ठीक है। अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये कहाँ डालता है, तो धमनियों पे डालता है, ठीक है, धमनियों पे प्रेशर डालता है, जो जिसमें रक्त बहता है उसी पे तो प्रेशर डालेगा, तो धमनी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय वो क्या घट जाएगा, क्योंकि आदमी रिलैक्स हो जाता है, अब काम वाम करेंगे तो थोड़ा वो फास्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा डालेगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है, अब इसको मापता कौन है, ठीक है, तो अब देखेंगे स्फिग्नो मेनोमीटर होता है, ठीक है, स्फिग्मो मेनोमीटर होता है, ठीक है। और स्टेटो इसको जो है इसको आला बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज आप देखेंगे कि जो हार्ट होता है, हार्ट रेट वगैरह बताता है, ठीक है। आर्म बैंड, ये मुझे नहीं पता क्या होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 48 पे चलेंगे, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 48 देखें, जार्विक सेवन क्या है, ठीक है। जार्विक सेवन के बारे में पूछ रहा था, ये है एक कृत्रिम हृदय है, ठीक है। लब डब ध्वनि, देखिए आप देखेंगे कि जब हृदय होता है तो ठुक 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 करता है, तो उसी को जो है जो क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टरी की भाषा में लब डब बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर लोग जो है इसको लब डब बोलते हैं। तो ये किसकी क्रिया के कारण होता है, तो ये आप देखेंगे हृदय के कारण होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, अब समय पूछ रहा है तो 0.08, ठीक है। अब 60 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, तो उससे आप निकाल लीजिए तो 0.8 सेकंड आएगा, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, यह भी बात हुई थी, तो इसी को यहाँ पे 1 सेकंड में निकाल दिया है, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें आप देखेंगे 4 होता है, ठीक है, 4 चैम्बर होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ से इन होकर के यहाँ से आउट होता है, इधर से होकर के इधर से ऐसे आउट होता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर होते हैं। नाड़ी की दर कहाँ से मापा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नाड़ी की दर ये कैसे माना जाता है, तो जो धमनी होती है ना जिसमें रक्त बहता है, ठीक है, उसको वो वहीं से नापा जाता है, ठीक है। उसी को पकड़ करके, नस को पकड़ करके देखते होंगे डॉक्टर ऐसे पकड़ता है और वहां से फिर वो करता है। तो जब प्रेशर करता है तो उसको पुश करने के लिए उतनी बार वो प्रेशराइज करता है, तो उससे पता चलता है कि हमको कितना है, ठीक है। सामान्य रक्तदाब देखेंगे, आप देखेंगे कि यही जो है 120/80 जो है ये लोअर होता है और ये अपर होता है, ठीक है। देखेंगे हाथ में लगा करके स्फिग्नो मैनोमीटर को लगा करके क्या करता है, उसको दबाता है प्रेशर करके, तो एक बार पूरा अच्छे से दबा देता है, और जब जो रिलैक्स करता है तो जहां पे वो फ्लो होना शुरू होता है तो वो 120 हो गया, ठीक है। और जिसके बाद जो है पता चलना बंद हो जाता है तो वो
80 हो जाता, ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, अब रक्तचाप क्या होगा, बढ़ ही जाएगा जब दौड़ेगा तो। इसमें तो इतना कुछ नहीं है, तो वो हलवा सवाल है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, ठीक है। अब वो पूरे जीवन काल में पूछ रहा है, तो एक सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में आप देख रहे हैं कि 72 बार धड़कता है। तो आदमी जितना साल जीता है उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2 बार आएगा। इस तरह का सवाल हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, पूछ दिया है तो देख लेते हैं। और 57 की बात करें, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है, ठीक है। तो ये जो है एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका ये शरीर है, ऐसे ये आपका हाथ हो गया, ऐसे 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 खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ट होता है। तो ये क्या करता है, एक एक नली से सारे शरीर में सारे जगह आपको रक्त भेजता है, ठीक है। और एक नली से इसके जो सक्शन होता है, एक पंप टाइप का होता है, एक सक्शन होता है, एक डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज से सारे शरीर में हर जगह खून पहुंचता है, ठीक है। और एक जो है ये सक्शन में है तो सारे जगह से जो है खून वहां पे पहुंचता है। तो यही काम है। तो एक तरह से ये पंपिंग स्टेशन की तरह काम कर रहा है। पंपिंग स्टेशन में क्या काम होता है, ऐसे पंप लगा होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ आ रहा है और इसको डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है डिस्चार्ज होकर के सारे पार्ट में जा रही है, सारे पार्ट में, और वहां से हर जगह से जुड़ी होती है, इसके सक्शन में चल रहा है, इससे नसें जुड़ी होती है। तो ये फाइनली इसको वापस, तो यही घूमता रहता है, ठीक है, यही घूमता रहता है। शरीर की विशालतम धमनी है। अब जो धमनियों में रक्त बहता है उसको पूछ रहा है कि सबसे जो है विशालतम कौन है, तो एआर्टा है, ठीक है, उसका नाम एआर्टा है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। अब टोटल शरीर में जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें कितना है, तो वजन का लगभग 7% आप देखेंगे कि ब्लड होता है, ठीक है। अच्छा खासा 2-3 लीटर ब्लड होता है शरीर में। एक वयस्क में आयतन देखिए, अब आयतन पूछ लिया तो आयतन देखिए, आयतन देखेंगे यहाँ पे 5-6 लीटर लिखा है, सॉरी 2-3 लीटर नहीं, 5-6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। मनुष्य का रुधिर पीएच कितना होता है, तो जो हमारा जो ब्लड होता है ना, देखिए 7 नंबर अगर पीएच है किसी भी, तो वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इससे कम होगा तो एसिडिक होगा, इससे ऊपर रहेगा तो वो बेसिक होगा, ठीक है। तो हमारा रक्त ना देखेंगे थोड़ा सा बेसिक ही होता है, 7.4 होता है, ठीक है। 7 है तो 0.4, जितना ऊपर 0.4 ऊपर है तो हो गया, ठीक है। मानव शरीर के रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। अब ब्लड बैंक का काम करता है, ब्लड बैंक का मतलब ये कि जहाँ पे जो है ब्लड आकर के इकट्ठा हो, तो उसको बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है, प्लीहा। मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितने भिन्नता होती है, ठीक है। तो देखिए मानव रक्त में 3 चीजें होती हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये सब होता है, तो उसमें पानी कितना है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो लगभग 90% होता है, ठीक है। 10% उसमें प्लाज्मा रहता है, बाकी सब 90% जो है पानी रहता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, अब धातु कौन सी होती है। रक्त में आप देखेंगे एक तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो हीमो जब वर्ड आ गया ना तो उसको लोहा से जोड़ देते हैं, ठीक है, लोहा होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, अब देखिए रक्त जो हमने बताया कि ये रक्त है, ऐसे पंप मान लीजिए रक्त यहाँ से आ रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, ये शरीर के सभी अंगों में ऐसे नसों द्वारा जा रहा है, ठीक है। और यही जो है नसें जो फिर वापस, तो अब ये पूछ रहा है कि ये प्योरीफाई कहाँ होती है। तो देखिए हार्ट में आता है और हार्ट से आप देखेंगे फेफड़े में जाता है, ठीक है, फेफड़े में जाता है ना। तो आप देखेंगे कि ये सर्किल बन गया कि फिर हार्ट में आया, यहाँ से ऐसे फिर हार्ट फेफड़े में गया, और फेफड़े से फिर वापस हार्ट में आया, और हार्ट में आकर के फिर वापस जो है शरीर में जाए। तो इसमें आप देखेंगे हृदय हो गया, इसमें ये सभी होगा, किडनी भी होगा, यकृत भी होगा, फेफड़ा भी होगा, हर जगह ये शुद्ध होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे रक्त में सारा रक्त किडनी के माध्यम में मिल जाता है, सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। मानव शरीर में यहाँ पे जो ये फेफड़ा है ना, इसमें देखेंगे ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, क्योंकि फेफड़े में हम लोग सांस लेते हैं। तो जो यहाँ पे जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन खत्म हो गया रहता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। शुद्धिकरण से यहाँ पे ज्यादा जरूरी है बोलना कि ऑक्सीजन को यहाँ पे जो ऑक्सीजन कम हो गया रहता है उसको करता है, ठीक है। मानव शरीर में की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। जो खून शुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए देखेंगे कि जब किडनी खराब हो जाती है तो वहाँ पे डायलिसिस वगैरह होता है, उसको बोलते हैं कि डायलिसिस होने के लिए गया है। आर्टिफिशियल तरीके से जो काम किडनी करता है वही हम लोग करते हैं, तो उसी को डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है। अब रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो
रक्त में होता ही हीमोग्लोबिन है, इसी की वजह से होता है, और इसी इसी को एक तरह से लोहा बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में होता है, लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ठीक है। तो आप देखेंगे अब डायरेक्ट, अब ऐसे तो ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा नहीं, ये क्या है कि हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और वही जो है ऑक्सीजन का पूरे शरीर में, उसी के माध्यम से शरीर में आपकी ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये आरबीसी का है, ठीक है। अब जैसे हमने बात किया था कि रक्त में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, ठीक है। अब हमने बात की थी, अब जैसे अगर ये हार्ट है तो यहाँ से एक ब्लड आपका फेफड़े में जाता है, ऐसे अगर फेफड़ा बना दिया जाए तो, और वहां से वापस सच में आता है, ठीक है। और ये यहाँ ये शरीर से आपका ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आया, फिर यहाँ से जो है फाइनल आपका ब्लड शरीर को जा रहा है, ये को जा रहा है, से आ रहा है, और यहाँ से जो है आप देखेंगे कि ये फेफड़े फेफड़े में जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें अब ये हो गया एक 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 इसको जो है हम ये एक तरह से धमनी हो गया, ये धमनी है, इसको धमनी बोलते हैं। और ये जो वाहिका है, नलिका है, जिसके माध्यम से आ रहा है, तो अब इसमें भी इसको और इसको, अब इसमें जो है ये जा रहा है तो इसको यहाँ पे धमनी बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको वाहिका बोलते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि रक्त वाहिका है साफ मतलब क्लीन, तो यहाँ पे क्लीन जो है उसको धमनी बोल रहे हैं, तो यहाँ उसका उल्टा बोलेंगे, ठीक है। 72 नंबर, तो फुसफुस सिरा, ठीक है, सिरा बोलेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये बोला किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है, तो लोहित कोशिकाएं हैं, वही हीमोग्लोबिन वाली कोशिकाएं जो है वो ले जाती है, ठीक है। किसकी मौजूदगी के कारण रक्त के भीतर रक्त जमता नहीं, ठीक है। अब देखिए दो दो चीजें होती हैं, एक होता है रक्त के अंदर जो है जमने नहीं देता, ठीक है, नहीं तो अंदर ही जम जाएगा, और एक जो है जैसे ब्लड हमारा कहीं पे कटता है तो निकलता है, तो उस क्लॉटिंग को करता है, तो दो चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे हिपेरिन जो है अंदर जो है जमने नहीं देता, ठीक है, और फाइब्रिन जो है ये बाहर जमने नहीं देता, ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, ये हम अभी हमने ऊपर भी एक प्रश्न देखा था, प्लीहा बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लीहा। रुधिर की प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, ठीक है। अब शरीर में जो है वो एंटीबॉडी होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। अब आरबीसी की बात कर रहा है कि रक्त लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या था, ये एंटीबॉडी था, और आरबीसी क्या है, ये इरिथ्रोसाइट है, ठीक है। अब अब आरबीसी जो है कहाँ उत्पन्न होते हैं, अब ये बनते कहाँ है, तो ये बनते हैं अस्थि मज्जा में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो में, ठीक है। तो एक तरह से बोला यह जाता है कि जो खून होता है ना वो बोन मैरो में बनता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्रश्न काफी अच्छा है, तो ये देखिए प्लीहा है, ठीक है। यहीं पे आकर के एक तरह से ब्लड बैंक बन रहा है, ठीक है, तो इसी को यहाँ पे कब्रिस्तान भी बोल रहा है, ठीक है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन होता है, ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो ये अभी हमने आया था अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो। उच्च उन्नतांश पर मानव के शरीर में आरबीसी, ठीक है, तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ेगी, ठीक है। सफेद रक्त डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये आप देखेंगे कि जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं जिसको, वो है आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये अगर कम होता है तो देखेंगे आप जो कोई भी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, अगर किसी कोई बीमार पड़ता है तो यही जो है सबसे पहले कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बोलता है कि फिर इसको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, तो वो डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। और आरबीसी को अगर कम होगा तो उससे जो है शरीर में आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि वही जो है आपको ऑक्सीजन शरीर के हर पार्ट में ले जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म की क्या मतलब अधिक होता है, ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है। और एरिथ्रोसाइट जो है वो किस में था, वो आरबीसी में था, ठीक है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो इम्यूनिटी जो है आप देखेंगे इम्यूनिटी ही सबसे पहले एक्टिव होगा, क्योंकि यही जो है कोई भी चीज है तो उसको ये चेक करेगा कि कोई ऐसा एलियन तो नहीं घुस रहा है, ठीक है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन था, तो अभी आपने देखा था कि हमने एक बात की थी कि जो हार्वे साहब थे उन्होंने
सर्कुलेशन वगैरह का सिस्टम बताया था, ठीक है, ब्लड वगैरह का। लेकिन रक्त समूह की बात इन्होंने की थी लैंडिस्टर ने, वहां पे भी मैंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। आरएस फैक्टर का पता किसने लगाया था, ठीक है। तो आरएस फैक्टर में आप देखेंगे कि तो ये जो है लैंडिस्टर और वीएनर ने बनाया, ठीक है, आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर एक तरह से एंटीबॉडी वाला चीज़ है, और ये सबसे पहले बंदर में देखा गया था, ठीक है। ये आंसर भी आप याद रखेंगे, ठीक है। किस रुधिर बग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। अब यही आरएच फैक्टर वही एंटीबॉडी है, तो किसमें नहीं पाए जाते, तो अब देखेंगे ये जो है सर्वग्राही, जिसमें ग्राही है मतलब एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो कोई घुसेगा तो एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं होगा। अब ए में मान लीजिए अपनी कोई भी बग घुसा दिया तो इसमें एंटीबॉडी है, इसको तुरंत मार देगा, वो नुकसानदेह करेगा। ये भी बॉडी, ये रक्त ऐसा है जिसमें जैसे अब जैसे इसमें ए बी दोनों है ना, तो मतलब ए भी घुस सकता है, बी भी, और दो ही तरह के होते हैं। और ये ओ है, तो इसमें जो है इसमें एंटीबॉडी होता है, इसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, तो ये कहीं घुसता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से। किस रुधिर भाग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये हो गया, अब दोनों किस में पाया जाएगा, तो वो ओ में पाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोनों पाया जाएगा तो ये जाएगा तो दोनों में, दोनों से लड़ लेगा। और इसमें कोई नहीं पाया जाता तो कोई भी डाले कोई बात नहीं है, तो ये सर्वदाता है, ये सर्वग्राही है। किस रुधिर भाग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, अब एंटीजन है तो वही ठीक उल्टा कर दीजिए, तो अब एंटीजन है तो ओ में रहेगा। दोनों एंटीबॉडी है और कोई एंटीजन नहीं है, इसमें क्या है कि कोई एंटीबॉडी नहीं है और दोनों एंटीजन है, ठीक है। ये एंटीजन क्या पदार्थ है, अब एंटीजन क्या चीज है वो पूछ रहा है, तो प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है। एंटीबॉडी का फिर क्या मुख्य कार्य होता है, तो ये क्या करेगा, उसके विरुद्ध जो है लड़ेगा, ठीक है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ेगा, ठीक है। आरएस फैक्टर नाम किससे संबंधित है, ये बंदर से, अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि बंदर पे ही सबसे पहले देखा गया तो वहीं से इसका नाम निकल के आया, ठीक है। आरएस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है, तो मान लीजिए आरएस प्लस पुरुष है और आरएस माइनस महिला है, तो ये जो है उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक में जो है प्रतिरोधी क्षमता नहीं और एक में है। संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनाने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग देखे होंगे कि आप जो है तो ये वजह है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है शादी वादी के टाइम ये सब जरूर देखना चाहिए, लेकिन नॉर्मली देखते नहीं है, तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोगों में देखें शादी वादी के बाद होने के बच्चे में बहुत दिक्कत आती है, तो उस लोग के लोग डॉक्टर वगैरह के पास घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात किया था कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापक मतलब ग्राही मतलब ले सकता है, तो वो ए बी होता है, ठीक है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक दाता कहा जाता है, क्योंकि अब इसमें ए बी में क्या होता है, एंटीजन नहीं होता, मतलब एंटीजन बोल रहा हूँ, एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक। तो इसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, वही एंटीबॉडी बोल रहा प्रतिपिंड है। और मानव रक्तदान के लिए कौन सा, अब दान की बात कर रहा है मतलब देने की बात कर रहा है, सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है, तो ये ओ है, ठीक है। ओ समूह जो है ये डोनर है। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों एंटीबॉडी होगी, ठीक है, इसमें ए भी होगा बी भी होगा, इसमें एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, एंटीजन उसका उल्टा होता है, ठीक है। रक्त समूह वो वाला व्यक्ति किस समूह के रक्त ले सकता है, तो ये किसका ले सकता है, तो केवल ये ओ वाले का ही ले सकता है, ठीक है। ये दे सकता है सबको लेकिन ले क्यों ले सकता है, इसमें दोनों है, तो जैसे ही आप देंगे दोनों रहेगा, एंटीबॉडी तुरंत चालू हो जाएगा एंटीबॉडी, तो दूसरे का नहीं ले सकता, ठीक है। 101 नंबर हम लोग देख लेते हैं। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है, तो बताइए उसके पुत्र का रक्त कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो ए है और ओ है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पुत्र का जो रक्त है वो ओ होगा, ठीक है। यदि कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आश्रमी संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले को रुधिर दान कर सकता है, अब बी प्रकार है, ठीक है, तो इसमें अब क्या कर सकता है, ये या तो बी को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, ठीक है, ए बी को दे सकता है या बी को दे सकता है, ठीक है। मस्तिष्क में किस भाग में भूख लगने व भोजन की दीप्ति को अनुभूत कराने का सब, अब मस्तिष्क से चलते हैं, अभी हमने खून की सारी बातें कर ली, ब्लड की सारी बातें कर ली, अब हम चलेंगे मस्तिष्क पे, ठीक है। उसमें मस्तिष्क में तमाम अलग अलग पार्ट होते हैं, तो अब देखेंगे भूख लगना जो है ये हाइपोथैलेमस जो है ये काम करता है, ठीक है। और मानव मनुष्य में बुद्धि का केंद्र किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रम को, ठीक है। आप मस्तिष्क का पार्ट पढ़ लेंगे, उसमें सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है, फिर हाइपोथैलेमस वगैरह होता है, तो वो सारा जो है एक अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर किसका क्या कार्य है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, फिर आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है।
तो वो सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें सारे बॉडी के अलग अलग पार्ट रहेंगे और सब हम लोग अलग से किसका क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, अलग अलग से सेपरेटली देखेंगे। ठीक। अब 105 नंबर है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम मस्तिष्क से ही संबंधित है, मस्तिष्क में ही मस्तिष्क का पार्ट। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग क्या है? ठीक है। अब सबसे बड़ा की बात कर रहा है तो उसको प्रमस्तिष्क मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ठीक है। रीजनरेटिव मतलब जैसे क्या होता है कि सेल, आपको पता ही होगा कि सेल जो है मरता भी रहता है और रीजनरेट भी होता रहता है। और जब बच्चे होते हैं तो उसमें तो ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लोग यंग दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बुढ़े होते हैं वो सब संख्या कम हो जाती है, फिर भी सेल जो है जनरेट। लेकिन कहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि सबसे कम होता है, मतलब जो एक बार चीज़ गया तो वो चीज़ गया। तो आप देखेंगे मस्तिष्क जो है, दिमाग वगैरह में, मस्तिष्क में ये चीज़ें सबसे कम होती हैं। ठीक। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा क्रिया क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा है, यानी नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, तो वो जो है न्यूरॉन है। ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन से ही सारा मैसेज वगैरह जाता है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, अब कोशिका की बात कर रहा है। ठीक है। तो कोशिका जो है सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सिस्टम का ही कोशिका है। ठीक है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड मतलब वो स्पाइन होता है ना, उसको मेरुदंड बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे 31 जोड़ी निकलता है। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ठीक है। मतलब रिएक्शनरी, अब जैसे कई तरह से हमारी एक्टिविटी होती है, वॉलंटरीली कुछ होता है कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, कुछ रिएक्शन के बाद जैसे कुछ हुआ तो हम रिएक्ट करते हैं, वो क्रियाएं होती हैं। तो अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं, तो वो उसमें बोल रहा है कि उसका नियंत्रण क्या है, तो कसीर रज्जु में है। ठीक है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब दो चीज होती है, एक होती है श्वसन और एक होती है सांस लेना। ठीक है। तो सांस लेना क्या होता है? हमने हवा लिया और हवा छोड़ा, तो O2 लिया और एक तरह से O2 प्लस हल्का फुल्का CO2 हमने छोड़ दिया। ठीक है। इसको बोलते हैं सांस। लेकिन जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, उसको श्वसन बोला जाता है। तो वो चीज बोल रहा है कि कहाँ पे होता है। सांस तो हम लोग फेफड़े में लेते हैं। ठीक है। लेकिन श्वसन फिर कहाँ होता है? तो जो ऑक्सीजन आप देखेंगे, हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जहां तहां जा रहा है, तो हर एक जगह पे आप देखेंगे कि वो श्वसन वाला काम हो रहा है। शरीर का जो जिसमें एनर्जी है वो और O2 के साथ मिलकर के एनर्जी बना रहा है। ठीक है। शरीर में अंदर के अंदर जो ऑर्गेनिक तत्व है वो O2 के साथ रिएक्शन करके एनर्जी दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है। इसीलिए शरीर के हर भाग में O2 का जाना, खून जो है हर जगह ले जाता है। ठीक है। ये काम हो गया। तो अब जहां जहां जिस अंग पे जा रहा है तो वहां पे जो है हर जगह सेल है, सेल से बना हुआ है। अब सेल में बोल रहा है कि वो कहाँ है जहाँ पे ये श्वसन वाली क्रिया होती है, तो वो माइक्रोकांड्रिया में होती है। ठीक है। प्रत्येक सेल के, जैसे मान लीजिए हाथ में खून गया तो हाथ एक सेल है। ठीक है। तो हाथ में जो माइक्रोकांड्रिया होगा वहां पे वो श्वसन का प्रक्रिया होगा, इसीलिए माइक्रोकांड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? ठीक है। जब हम लोग घुसाते हैं तो 18% ऑक्सीजन होता है, सॉरी 20% के आसपास होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। ठीक है। और 0.08 जितना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो रहेगा, ये घुसेगा शरीर में तो कुछ रिएक्शन हो जाएगा, कुछ जो है ऑर्गेनिक जो अंदर में जो सबस्टेंस है उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट सब में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन कितना निकलेगा? तो 20% घुसा तो कितना निकलेगा? तो आप देखेंगे केवल 4% कन्वर्जन होता है, 16% निकल जाता है। ठीक है। ये जो है O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी जो होता है ना, वो यूनिट होता है एनर्जी का, कितना एनर्जी निकला। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ग्लूकोज जो टूटता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो उसमें बोलता है कि कितने एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि 38 जो है उसका आंसर है। ठीक है। मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस लेता है? तो सांस लेना मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करना। ठीक है, शरीर में। और ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है फिर ये शरीर के हर जगह जाता है, वहाँ पे ग्लूकोज हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, सबसे रिएक्शन वगैरह करके वहाँ से एनर्जी डेवलप करता है। ठीक है। 135 में आप देखेंगे 16 से 18 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप दौड़ते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है, फिर ज़्यादा सांस लेते हैं, फिर ज़्यादा वो है जो है रिएक्शन होता है। ठीक। ऑक्सीडेशन उस रिएक्शन को बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है उसको ऑक्सीडेशन। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ठीक है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन, देखिए जो भोजन हम लोग खा रहे हैं उसमें ही तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब जा रहा है, और वो जो है आप देखेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो कोशिका में कहाँ जो है वो होता है? ठीक है। अब ये पूछ रहा है
तो ये अभी हमने ऊपर देखा था माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 में और जल में जो है, वही मैं बात कर रहा था कि जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो उसमें CO2 बनेगा, तो वो जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सब हो रहा है। और पूर्ण रूपांतरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी बात कर रहा था कि क्या बोलते हैं इसको, श्वसन बोलते हैं, ठीक है। तो वायु श्वसन हुआ, ठीक है। श्वसन हमेशा वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होगा तो उसी को श्वसन बोलेंगे, ठीक है। श्वसन का मतलब सांस लेना बिल्कुल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सांस लेना को क्या बोलते हैं, इनहेल, इनहेल कर। हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 अब कितना है, तो आप देख रहे थे 20% ऑक्सीजन गया था और 16% बन के निकला था, ठीक है। तो अब O2 की मात्रा कितनी होगी उसमें, तो 4%, क्योंकि 0.08% हवा में CO2 होता है। तो ये तो लगभग ना के बराबर है। अब इतना कन्वर्ट हो गया तो उतना ही तो बना, तो 4% के राउंड बना। अब आप एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया और 16% हो गया और CO2, तो क्या होगा। अच्छा ही बात है, अच्छी बात है कि खराब बात है। 118 के बाद 119 में चलते हैं। अब किप्स चक्र की बात कर रहा है, जो जो रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा था उसका एक साइकिल होता है, ठीक है। तो उसी में आप देखेंगे, तो अब किसका संश्लेषण होता है, तो ये पाइरुविक अम्ल का होता है, ठीक है। अनाक्सी, अनाक्सी श्वसन। अब देखिए जो श्वसन O2 की उपस्थिति में हो रहा था उसको हम लोग श्वसन बोल रहे थे। अब कुछ ऐसे श्वसन भी होते हैं जो आप देखेंगे O2 की अनुपस्थिति में होते हैं, ठीक है। तो उसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आपने देखोगे जब जिम वगैरह आदमी करता है तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ देर के लिए हड्डियां कट जाती हैं, क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ऑक्सीडेशन हम जबरदस्ती जो है एनर्जी को ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे लैक्टिक अम्ल बोलते हैं उसको, ठीक है। लैक्टिक अम्ल उसमें हो जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल आप देखेंगे दूध में भी होता है। लैक्ट जो है जहाँ पे वर्ड आ गया वो समझ लीजिए दूध दही से संबंधित ही है उसका मतलब। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी शरीर में जाता है, ठीक है। तो वो जो है नाइट्रोजन कैसे निकलता है शरीर के बाहर से, ठीक है। तो आप देखेंगे यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल जो है, सॉरी यूरिया, यूरिया के माध्यम से वो है, ये अपशिष्ट होता है, मतलब निकलता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। अब किस में यूरिया बनता है ये पूछ रहा है, तो लीवर में बनता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी, अब देखिए बाह्य स्रावी होती है दो तरह का, इंडोक्ट्रीन एक्सोडोक्ट्रीन करके दो टर्म होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी देखेंगे जो जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं ये जो है ये ग्रंथ वगैरह रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथ है जो अंतःस्रावी है, तो इसमें देखेंगे पीयूष ग्रंथि, पाइटूट करके कुछ इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, रुधिर रक्त क्षमता है, कहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है रक्त का, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है वुमेन संपुट में, ठीक है। अब मूत्र जो है, मूत्र का रंग पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ठीक है। तो मूत्र के रास्ते से आपको पता है कि वो निकलता है जो नाइट्रोजनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। तो उसको उससे मिलता जुलता नाम इसमें यूरोक्रम है, तो का यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजनस सब्सटेंस था ना, नाइट्रोजनीकरण सब्सटेंस था ना, पदार्थ था ना, तो वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग गुर्दे, किडनी की जा रहे हैं। किडनी का एक क्वेश्चन है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है। तो देखिए न्यूरॉन किसका था, ये था आपका जो नर्वस सिस्टम था उसका, कोशिका तंत्र का, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। धमनी तो हम लोग उसको बोल रहे थे जिसकी वजह से रक्त जो है पूरे शरीर में घूमता है, तो नेफ्रॉन जो है इसका एक यूनिट होता है। नेफ्रॉन में जो है वो फिल्ट्रेशन वाला काम जो है, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है उसको नेफ्रॉन होता है, ठीक है। वो यूरिया में, सॉरी किडनी में होता है, ठीक है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो जो किडनी है वो आप देखेंगे किस आधार पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो काम करता है डायलिसिस, डायलिसिस वाला काम करता है। कृत्रिम गुर्दा से गुर्दा डायलिसिस जब हम लोग करवाते हैं जा करके, जिनका किडनी में प्रॉब्लम रहती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे मूत्र में, यही अभी बात हो रही थी, इसी के थ्रू निकलता है। और इसी में कभी कभी आप देखेंगे कि जब हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाती है तो पैर वगैरह में दर्द होता है, पेशाब में जलन वगैरह होती है, तो वो डॉक्टर बोलता है कि अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब वो चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। अपोहन बोलते हैं डायलिसिस को। प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो ये आपको देखेंगे वक्र, किडनी को वक्र बोल रहा है,
स्वेदन स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आप देखेंगे शरीर के तापमान को नियंत्रित करें। ठीक है, हमारा जो शरीर का तापमान है वो फिक्स होता है। ठीक है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको मेंटेन करता है। वो कैसे मेंटेन करता है? बाई गिविंग द हीट। ठीक है, वो कन्वर्जन वगैरह होता है, इसलिए एनर्जी हमको लगती है। मानव विक स्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ठीक है, अब विक का मतलब वही किडनी हो रहा है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि उसमें जो है क्या जो है पाया जाता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। ठीक है, हेनले लूप का क्या कार्य है? तो जैसे अभी हमने काप्स चक्र पढ़ा था, उसमें परवैरिक अम्ल बनता था, तो वैसे ही इसमें बोल रहा है कि इसका क्या मतलब है, कार्य संबंधित है हेनले लूप का, तो इसका उत्सर्जन तंत्र से है। ठीक है, सामान्यतः निषेचन होता है। तो अब निषेचन की बात कर रहा है कि कहाँ पे होता है, तो डिम्ब वाहिनी नली में। ठीक है, डिम्ब वाहिनी नली में। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब में, इंग्लिश में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? ठीक है, अब जब गर्भाशय में जो हो रहा होता है, जो भ्रूण जो है विकसित हो रहा है होता है, उसको आप देखेंगे कि कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा द्वारा जो है उसका पोषण मिलता है। ठीक है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? ठीक है, वो द्रव कौन सा जिसमें वो जो है, जो भ्रूण है या बच्चा है जो वो तैरता रहता है, तो वो है उसको अमनियाटिक द्रव बोलते हैं। ठीक है, दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? जब दो युग्म संयोजन उसको निषेचन बोलते हैं। ठीक है, 136 नंबर अब तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 137 देखते हैं। 137 में आप देखेंगे कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अब शिशु का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसे पता चलता है? तो अल्ट्रासाउंड होते देखते होंगे कि डॉक्टर जो है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो वो जाकर के बीच बीच में अल्ट्रासाउंड करके देखता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? ठीक है, अब भ्रूण का विकास होता है तो उसमें जो है किस अंग के माध्यम से वो होता है? तो बीजा अंडन से के माध्यम से होता है। ठीक है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। तो ये जो है, जो आप लोग देखेंगे कि मुख से जो लेते हैं लोग, तो उसमें कैसे करते हैं? तो उसमें आप देखेंगे जो अंडोत्सर्जन होता है ना उसको रोक देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से नहीं होता है, मतलब गर्भ धारण नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें टेस्ट तो आप नॉर्मली देखेंगे क्या होता है कि जब एग और जो शुक्राणु होते हैं ये मिलने के बाद जो है फिर भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाता है, नेचुरली नहीं हो पाता है। तो उसको जो है जब आर्टिफिशियली किया जाता है तो उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। तो ठीक है, तो इसमें देखिए कि जब निषेचन बाह्य मतलब वही आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं, और विकास जो है आंतरिक होता है, तो इसमें ले करके और उसको वही विकास करा दिया जाता है। तो इसमें आपका 140 नंबर का सीन सही हो गया। ठीक है, अब 141 नंबर देख लेते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ठीक है, तो देखिए महिलाओं में एक्स एक्स मिलता है और पुरुषों में एक्स वाई मिलता है, तो लिंग का निर्धारण यही कर रहा है। अगर ये, तो अब इसमें से आएगा, अगर एक्स एक्स हो गया तो स्त्री हो जाएगी, एक्स वाई होगा तो पुरुष हो जाएगा। तो लिंग का निर्धारण जो है मेनली आप देखेंगे मनुष्य के पिता के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अगर कोई महिलाएं देखेंगे बच्चा मतलब लड़का नहीं दे पाती है तो महिलाओं को गालियां दी जाती है, क्योंकि वो लोग ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते। ठीक है, 142 देखें, मनुष्य में गर्भकाल होता है। ठीक, तो गर्भकाल नॉर्मली 9 महीने का होता है। ठीक है, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो स्त्रियों में देखेंगे कि जब उसको रोकना होता है उसको ट्यूबो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को फिर क्या कहा जाता है? महिलाओं में, पुरुषों में भी होता है, उसको वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पूरक हैं एक तरह से, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी। ठीक है, अब हम लोग 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम है? अब जो परखनली में जो शिशु बनाया गया पहले, उसको क्या नाम दिया था? उसका नाम लुईस दिया था। ठीक है, एमनोस्टोंटिस एक तरीका होता है जो बताता है, एमनोस्टोंटिस क्या तरीका होता है जो बताता है? तो ये बताता है भ्रूण के लिंग को। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे ये सब चीज़ें पता कर ली जाती क्या है। हालांकि इंडिया में तो ये बैन है क्योंकि लोग मार वार देते हैं इसे। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ठीक है, पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो है वाहिनी विहीन है? अब ये बोल रहा है अंतरस्रावी ग्रंथि। ठीक है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? ठीक है,
वाहिनी भी जो होती है उसमें जो श्रवण होता है उसको हार्मोन, अभी बताया ना, जो ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन वगैरह रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो भी डेवलपमेंट होती है, जो चीज़ें होती है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यकृत जो है ये नहीं है, ठीक है। थायराइड है, थायराइड से आप देखेंगे कि घेंघा रोग ना हो उसके लिए जो है आयोडाइन टाइप का करके कुछ निकलता है। पिट्यूटरी ट्यूब है, एड्रिनल है, ये सब जो है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथ है, और ये जो है पर्टिकुलर हार्मोन आपको शरीर में रिलीज करते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां उनको और भी क्या कहा जाता है, तो वाहिनी विहीन ग्रंथि जो है, इसमें वाहिनी विहीन बोल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। अब इसमें एक ऐसी चीज है जो ग्रंथि नहीं, तो जठर है। जठर का मतलब वो जो सलीवा होता है ना, उसको जठर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्रंथ नहीं होता, ये तो रिलीज होने के बाद आता है, जठर जो है रिलीज होता है। बाकी थायराइड, यकृत, अग्नाशय, ये सब जो है, ये सब बाह्य ग्रंथियां हैं, ये जो है आपका अंतः ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। अब एक ग्रंथि ऐसी होती है जिसको मास्टर बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है फिर, अब ये है, तो इसमें पिट्यूटरी होता है, ठीक है। इसी का शायद हिंदी पीयूष है, एक बार देख लीजिएगा। 154 का के बाद हम लोग चलते हैं 155 पे, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, अभी 154 रह गया ना, 154 देख लेते हैं पहले। तो इसमें आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो मास्टर का है, तो यही सबसे सबसे छोटी है, सबसे मास्टर है, तो इसी को बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग 155 पे। अब ये पूछ रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथ है, मास्टर ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथ है, ये कहाँ पे स्थित होती है, अभी ये पूछ रहा है। तो ये होती है मस्तिष्क में। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ठीक है। आप देखेंगे कि जल्दी से दूध देते हैं उसके लिए ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, देखिए यही जो है आपका अंतःस्रावी है, और यही मैं बोल रहा था कि जो जिसकी वजह से घेंघा रोग नहीं होता, उसके लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। अब वो रिलीज होता है तो उसके लिए उत्सर्जित कौन करता है, तो टीएसएच करता है, ठीक है। अब ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन जो है ये आपका वो हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, जो ग्रोथ करता है, तो ये देखेंगे आप, ये होता है पिट्यूटरी से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, नहीं उसके पहले फिर 159 रह गया ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन का पूछ रहा है कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के लिए अत्यधिक हार्मोन स्राव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यही पीयूष ग्रंथि मान लीजिए अत्यधिक स्राव कर दे रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो वो जो है असंतुलित विकास होगा, ठीक है। अधिक नहीं करना चाहिए, एकदम जितना लिमिट है उतना ही करना चाहिए। एक विशिष्ट हार्मोन को किसकी कमी के गाइटर रोग हो सकता है, गाइटर, गाइटर मतलब वही घेंघा रोग मेरे को लग रहा है, ऐसा बोल रहा है संस्कृत। तो जो है अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो ये आप देखेंगे थायराइड, थायराइड ही हुआ आंसर, अभी इसी की बात हो रही थी। 162, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है, ठीक है। कुसंक्रिया के कारण मतलब इम्बैलेंस काम के कारण जो है मिक्सीडीमी हो जाता है, ठीक है। तो मिक्सीडीमी होता है ओवर टू ग्रंथि की वजह से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, ठीक है। पेसमेकर हमने देखा था कि हृदय में, तो लेकिन इसमें आप देखेंगे ये ग्लैंड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी इंडोक्ट्रिन ग्लैंड के बारे में बोल रहा है। तो वो किसको बोला जाता है, तो वो आप देखेंगे थायरॉक्सिन को बोल रहा है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। आपने देखा कि पिट्यूटरी जो है वो आपका मस्तिष्क में था, और थायराइड जो है आपके गले में होता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो ये भी मस्तिष्क में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है, तो ये एक ही बात को बार बार थायरॉक्सिन से होता है, ठीक है। 166 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि जैसा कि हम इसको मास्टर बोल रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि कौन सी ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, तो उसको परावर्तु बोलते हैं, ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी, अब छोटी थी यही पिट्यूटरी थी, सॉरी पीयूष ग्रंथि थी। अब इसमें बोला कि सबसे बड़ी फिर बताइए कौन सी है, तो वो होती है थायराइड, ठीक है। लेकिन ये सब इंडोक्ट्रिन है, अंतःस्रावी है। लेकिन जैसे कौन सी ग्रंथि आंसू, मतलब ये जो है आपका आंसू वगैरह निकालती है, ठीक है। इसको लाइक्राइमर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक ग्लैंड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो वृद्धावस्था में कौन सी लुप्त हो जाती है, तो देखेंगे थाइमस जो है ये लुप्त हो जाती है।
मादा जनन हार्मोन है। अब मादा मतलब लेडी। अब जनन हार्मोन तो आप इसमें देखेंगे प्रोजेस्टेरोन जो है, अच्छा प्रोजेस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है और इलेक्सिन तीनों है, ठीक है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस बोलते हैं ना नीचे, नीचे वाले भाग को, तो वो जो है यहाँ से वो जो हार्मोन रिलीज होता है तो वो नर लैंगिक होता है। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और इलेक्सिन ये तीनों जो है मादा वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था एस्ट्रोजन और ये सब तो इंसुलिन, ऑक्सीन ये सब तो कॉमन है, तो स्त्रीलिंग में आप देखेंगे एस्ट्रोजन है, ठीक है। और ये सेक्स हार्मोन इसको बोला जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है, अभी कहाँ पे होता है एस्ट्रोजन का स्राव, ये हो जाता है ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन, तो एंड्रेलिन बोला जाता है, ठीक है उसको। एक मिनट, हम लोग आगे चलते हैं अब। तो 175 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवक्र ग्रंथि से होता है, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन के लिए कृष्ण ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जो जीवन रक्षक हैं वो ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कहाँ से स्रावित होते हैं, तो वो एंट्रीनल से होते हैं, ठीक है। और यही जो है लड़ो उड़ो करके इसी को भी बोलते हैं, ठीक है, एंट्रीनल को। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, एक मिक्स ग्लैंड भी होता है, ठीक है। वो कौन सी ग्रंथि होती है, तो वो होती है अग्नाशय, पैंक्रियास, ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार का है, ठीक है, तो हार्मोन है, इसमें सोचना नहीं इतना। और इसी की जब अधिकता शरीर में होती है तो उसी को हम लोग डायबिटिक बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ग्रंथि का स्थान कहाँ है, अभी हमने बात की थी गले में होता है, ठीक है। अब हम लोग 180 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। अब इंसुलिन स्रावित होता है, अब ये अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है, तो आप देखेंगे बीटा कोशिका से होता है, ठीक है। और ये किस में होता है, ये लीवर में होता है, इसमें अल्फा होता है, बीटा होता है, ऐसे करके 3 होता है, ठीक है। इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ, किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो ये होता है पैंक्रियाज द्वारा, सॉरी यहाँ पे लीवर मैंने बोल दिया था, पैंक्रियाज में ये होता है, ठीक है, पैंक्रियाज द्वारा होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, 182 नंबर आप देख सकते हैं, इसमें बेंटिंग और बेस्ट ने की थी, ठीक है, इंसुलिन की खोज। लैंगर हेंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो स्थित होते हैं, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन का स्राव करते हैं अभी हमने बात की थी तो अग्नाशय था, ठीक है, तो अग्नाशय हो गया इसका आंसर। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है, जो कंकाल हमारा होता है उसमें मांसपेशियां जो होती हैं वो कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 700, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, ठीक है। हमने वहां पे बात की थी अस्थि की, तो वो था जबड़ा। अब यहाँ पेशी की बात कर रहा है, मांसपेशियां होती है ना पेशी, तो वो आप देखेंगे वो होता है आपका जबड़ा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्व स्पंदन का गुण पाया जाता है, ठीक है, कौन सी पेशी ऐसी होती है इसमें स्व स्पंदन का गुण पाया जाता है, तो वो होता है हृदय, ठीक है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है, कौन सा अम्ल जो है, आप देखेंगे हमने बात की थी अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में कि जब हम लोग जिम वगैरह करते हैं तो बिना ऑक्सीजन यानी एनी रॉक्सी जो है एनी ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो उस केस में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। और यही अम्ल आप देखेंगे कहाँ पे होता है, दूध में भी होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से अंगों में से कार्निया किसका भाग है, अब कॉर्निया आपने नाम शायद सुना होगा, ठीक है, तो ये कॉर्निया होता है जो आँख का होता है भाग, ठीक है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो यही कॉर्निया ही नेत्र में यही होता है मेन, ठीक है, अब यही भाग प्रयोग किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण में किस अंग का किया जाता है, अब देखिए नेत्र में जो प्रकाश पड़ता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं तो वो नियंत्रित कौन करता है, तो उसको आइरिस करता है, ठीक है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अब ये प्रश्न काफी अच्छा है, तो रेटिना पे बनता है, ठीक है। कॉर्निया होता है जिसपे आप जो है जो नेत्र रहता है, ठीक है, और यही भाग जो है आप देखेंगे नेत्रदान में इसी को लगाया जाता है, ठीक है। और रेटिना जो है जिसपे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों को विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब रेटिना में रंग विभेद करने के लिए क्या उत्पन्न रहता है, जो रंग विभेद करता है तो उसको कोन्स बोलते हैं, ठीक है, कोन्स। आइरिस का क्या कार्य है, अभी हमने बात की थी, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, यही प्रकाश को कंट्रोल करता है ना। 194 चलते हैं। और 194 में बोल रहा है कि हृदय वंचित है, तो हृदय ऐच्छिक पेशी है से बनती है, ठीक है, ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, अब त्वचा की बात कर रहा है तो कहाँ पे
तो आप देखेंगे हमने पहले भी बात की थी, जो हमारा पैर होता है ना, तलुए पर सबसे मोटी होती है, ठीक है, तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, अंग पूछ रहा है, ठीक। तो ये होता है चमड़ा, स्किन। स्किन देखेंगे पूरे शरीर में, पूरे शरीर को ढक के रखता है ना, तो स्किन सबसे बड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, वर्णक जो है, जो जिसकी वजह से हम लोग सांवले गोरे जैसे दिखते हैं, तो वो वर्णक कौन होता है, मेलानिन होता है, ठीक है। अभी अधिक हो जाता है तो आदमी जैसे जैसे अधिक होता है वैसे वैसे काला होता है, ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, अब ये इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव के शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, ठीक है। अब वहां पे अस्थियों की हमने जब बात की थी तो वहां पे जबड़ा आया था, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सबसे कठोर क्या होता है, अब ये प्रश्न है। तो जो इनेमल होता है ना दांत का, वो होता है दंत वल्लक, ठीक है। कशेरु जंतु के सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इनेमल, ठीक है। यही दांतों के ऊपर होता है, ये सबसे कठोर होता है, ठीक है। इसी को ये यहाँ पे शायद बोल रहा है, इसी का हिंदी बोल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्उद्भवन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये यकृत। यकृत आप देखेंगे पुनर्उद्भवन का मतलब होगा कि रिजनरेटिव पावर से जो है सबसे ज्यादा इसी का होता है, ठीक है। एक छोटा सा भी रहेगा ना, उसी से पूरा ये ग्रो हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लीवर वगैरह आप देखेंगे ट्रांसप्लांट होता ही है, लेकिन एक ऐसा अंग है जिसका नहीं किया जा सकता, वो है मस्तिष्क। इसका ट्रांसप्लेशन प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है, अवशेषी, ठीक है, अवशेषी अंग की बात कर रहा है। तो डायफ्राम जो है आप देखेंगे अवशेषी नहीं है। अपेंडिक्स पता ही है रहता है, इसका आजकल यूज उतना रहता नहीं है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। अब एंजाइम होता है, अब ये हार्मोन किससे होता था, तो ये होता था ग्लैंड, इसको क्या बोलते थे, ग्लैंड से होता था ना, रिलीज होता था ना मनुष्य के आंसू, एड्रेनल ग्लैंड से होता था, जिसके अब उसमें एंजाइम कौन सा होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो होता है लाइसोसोम्स, ठीक है। किसी प्राणी के समस्त शरीर का अधिकांश भाग होता है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग जो है वो कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, मतलब भार पूछ रहा है कहाँ होता है, तो उसमें जल का होता है, ठीक है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान, श्वसन रेस्पिरेशन, O2 से रिएक्शन, गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, देखिए यही बात वो कर रहा है जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे परासरण में होता है, ठीक है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, ठीक है। अमीनो अम्ल कैसे बनता है, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। तब उसमें ये पूछ रहा है कि उनकी संख्या कितनी होती है अनिवार्य रूप से, वो 20 नंबर में होती है, ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन अभी हमने बात की थी, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु थी, तो उसमें थी आपकी लोहा, और मायोग्लोबिन में तांबा रहेगा, ठीक है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन रहेगा वो पूछ रहा है सीधा सीधा, तो ये होगा आपका 14.5 ग्राम, ठीक है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ये 36 के आसपास होगा, ठीक है। अभी अगर यही आपका फ़ारेनहाइट में रहता तो 98.6 जो है आपका फ़ारेनहाइट में माना जाता है। किसी शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक चीज होता है, तो वो देखेंगे आप रक्त जमाव करता है, ये जो है बाहर करता है। और हेपरिन जो था, हेपरिन वो अंदर में रक्त जमाव नहीं होने देता है, ठीक है। और ये जो है बाहर का में रक्त का जमाव करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, अब गुर्दा यानी किडनी की बात कर रहा है, तो वहां पे क्या काम नहीं है, क्या काम ऐसा है जो वो नहीं करता है, तो वो करता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये नहीं करता, ठीक है। जल वगैरह सब बाकी सब करता है लेकिन शर्करा नहीं करता, ठीक है। इसीलिए देखेंगे वो खराब हो जाता है, जिनको जिनको वो रहता है ना, डायबिटिक रहते हैं जो लोग, तो वो जो है उनका देखना किडनी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। दूसरा निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे वैसे फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर से ले जाती है, ठीक है। तो धमनियां हमने बात की थी कि ये जो है, जो हार्ट होता है ये फ्रेश एयर से मतलब ऑक्सीजन युक्त जो है ये पूरे शरीर में पहुंचाती है, लेकिन जब हार्ट से ये जब फेफड़े में जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, तब इनको धमनी बोला जाता है, ठीक है। तो इस समय तो ये लेने जा रही है ना अभी ऑक्सीजन, तो इसलिए तो ऑक्सीजन नहीं है इनके अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन रहित है। कंड्रा टेंडोन जोड़ता है, तो अभी हमने ऊपर में एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, ठीक है। अब उत्तेजना कौन करता है, तो अधिवक्र ग्रंथि के अंतर, ठीक है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटुध है एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं हम लोग थायराइड उपास्थि को, ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, और वेट पूछ रहा है आपके मस्तिष्क का, तो लगभग 1350 ग्राम होता है, ठीक है। 218 देख लेते हैं। मानव में शरीर सबसे लंबी अस्थि, अब लंबी की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो उर्व अस्थि होती है, ठीक है, ये सबसे लंबी होती है। और अंग का पूछा था तो वो क्या होता है, स्किन होता है, त्वचा होता है, ठीक है, सबसे लंबा अंग। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या ऐसी चीजें होती हैं, जैसे वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर है ना हमारे ऊपर जो पड़ रहा है, लेकिन वो हमें फील नहीं होता, यही इसका क्वेश्चन का मतलब ये है किसकी वजह से होता है। तो जो हमारे कोशिकाओं में जो तरल है ना, उसकी वजह से ये हमको फील नहीं होता, ठीक है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, वो वहां पे देखा था हमने 36.9 डिग्री था सेंटीग्रेड में। अब यहाँ पे आप फॉरेनहाइट में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, 220 का। 98 फॉरेनहाइट सही तो है, 98.6 लेते हैं नॉर्मली, शायद इसके लिए उसको गलत ले लिया है, ठीक है। आंख में रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो रेटिना में आप देखेंगे एक प्रतिबिंब बन रहा था हमने जब बात की थी, तो ठीक है, तो इसको आप फिल्म से ले सकते हैं, ठीक है। रक्त में जमने की किस तत्व की भूमिका होती है, ठीक है। तो अभी हमने जब कैल्शियम की, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन हमने जब वो बात की थी कि कौन सा जो एंजाइम है वो उसको रोकता है, तो हेपरिन जो है अंदर रोकने से मदद रोकता है, और जो है प्रिथोम्बिन जो है वो बाहर जो है मदद करता है थक्का बनाने के लिए, ठीक है। मनुष्य में सामान्यतः निरंतर फास्टिंग रुधिर शर्करा 10 कितना होता है, ठीक है। 10 ml में शर्करा कितना होना चाहिए फास्टिंग, तो आप देखेंगे वो 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखेंगे 80 से 100 ग्राम होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इससे कम है तो मतलब आपको नहीं है फास्टिंग में, और जब फास्टिंग आफ्टर फास्टिंग होता है तो ये 200 से 150 पे प्री डायबिटिक बोल देते हैं, सॉरी 150 पे, और 200 के रहेगा तो डायबिटिक रहेंगे, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जो है अब देखेंगे ऊपर जाने पे क्या होता है, संख्या में बढ़ जाती है, ठीक है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर, अब कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब वही ये तो हमने इंसुलिन के केस में जो है शर्करा की जब बात की थी तो वो तो इंसुलिन वगैरह का था, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखेंगे जब तेल वगैरह कुछ खाते हैं हम लोग, फैट वगैरह, तो उसके केस में पूछ रहा है, तो उसमें पूछ रहा है कोलेस्ट्रॉल का पूछ रहा है ना, तो ये होता है आपका 140 से 80 ग्राम, 180 ग्राम, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं का त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप, जिस मान लीजिए ये ऐसे है नली आपका, जिसमें हम वही पूछ रहा है ना रुधिर वाहिकाओं, इसमें जा रहा है, अगर ये इसकी इधर फैट जमा हो जाएगा, ये जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ना, वही तो पूछ रहा है, तो बढ़ेगा, ठीक है। मानव शरीर में किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, तो ये बनती है दीर्घास्थि में, ठीक है। अब 228 नंबर देख लेते हैं। मधुसूनी इंसुलिन अंतःस्राव एक है, ठीक है। अब यही मैं इंसुलिन की बात कर रहा था, जिसकी जो है जो अगर नहीं होता है तो डायबिटिक होता है, तो ये पेप्टाइड है, ठीक है, अंतःस्राव पेप्टाइड है, ठीक है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, पैरों की हड्डियां मानव शरीर में क्या है, तो फिबुला और टिबिया है, ठीक है, इनका नाम है, जो अलग अलग है ना, एंकल के पास अलग रहती है। वॉर्म, वॉर्म के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, जो गर्भाशय होता है वॉर्म होता है, उसके लिए जो है दूसरा पद क्या है, तो यूटेरस, ठीक है, वैकल्पिक शब्द। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन की बंधुता किसी ऑक्सीजन के लिए होती है, ठीक है। और इसी में आप देखेंगे जब सीओ हमारे शरीर में जाता है तो वो ऑक्सीजन की जगह इससे रिएक्शन बहुत तेजी से कर लेता है, ठीक है। तो उसमें उस केस में आदमी की डेथ हो जाती है, इसीलिए जो है सीओ जो है बहुत ही डेंजरस पॉल्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लिखा है 231, यहाँ पर वैसे आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। अब सेक्स हार्मोन की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका होगा एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं, जठर मतलब वही सलाइवा की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे जठर के खाली होने पर की दर खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, जठर को मांसल रस के साथ मिश्रित कर देता है, मांसल रस में लाइपेज एमाइलेज स्रावित होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, ठीक है, तो ये जो है यकृत है, ठीक है। ईईजी, हमने ईसीजी की बात की थी, ईसीजी जो है हार्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ईईजी पूछ रहा है तो ये आप देखेंगे मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है।
236 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की जो लब डब ध्वनि होती है ना, जो लब डब हम अभी बात कर रहे थे, तो इसमें आपका ये सही है। हृदय की ध्वनियों में वाल्व खुलने और बंद होने के कारण होती है, देखिए, ठीक है, इसीलिए लब डब करते हैं, बोलते हैं। मानव का त्वचा का रंग बनाता है, मानव का त्वचा का रंग कहाँ से बनता है? मेलानिन से। और ये जब अधिक हो जाता है तो शरीर का रंग काला हो जाता है, ठीक है। कम रहता है तो व्हाइट रहता है। यदि माता पिता में एक का ये भी है और दूसरे का वो है, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ठीक है, तो ये होगा या बी होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 से अधिक है? पसली की बात कर रहा है, तो ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें होता है? तो मानव में होता है, ठीक है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। स्तनपायी मतलब मैमल्स की बात कर रहा है, ठीक है। मैमल्स में आप देखेंगे कि किस में सबसे ज्यादा होता है? ताप नियमन से, ठीक है, श्वेत ग्रंथियां। और मनुष्य के हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो 4 होती हैं, ठीक है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही मतलब ये भी, इनमें से रक्त दाब का मापक कौन सा होता है? ठीक है, तो वही अभी हमने बात की थी ऊपर, स्फिग्नोमीटर होता है, ठीक है। कथन है कि एबी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह एबी के लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वो किसी अनुवंश में समूहन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये तो सही है, लेकिन आर गलत है, ठीक है। एबी में आप देखेंगे, एबी जो है इसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि लात में एंटीजन होता है, नहीं होता, ठीक है। एंटीबॉडी नहीं होता मतलब एंटीजन होते हैं, तो वही गलत हो गया। आयोडीन युक्त हार्मोन है, थायरोक्सिन है। ये तो कितनी बार हम लोगों के सामने आ गया, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का ब्यास होता है, ब्यास पूछ रहा है। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनोलॉजी वगैरह के लिए ठीक रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो वो पूछ रहा है कि उसका कितना होता है? तो 0.007 mm होता है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ये काम है। 248 नंबर देख लेते हैं। जब विक्र कार्य करना बंद करे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? विक्र यानी वो किडनी की बात कर रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, तो रक्त जो है वो प्योरीफाई नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बीमार पड़ेंगे और फिर अल्टीमेटली अगर नहीं काम किया तो डेथ भी हो जाती है। जब एक वृद्ध व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, तो वृद्ध होने पे रक्तचाप जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्यों? ठीक है, लो हो जाता है इसलिए क्योंकि जो है हार्ट जो है उतना अच्छे से काम नहीं करता ना। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? पुच्छ की बात कर रहा है, ठीक है, तो बृहतंत्र में होता है, ठीक है। मानव शरीर के क्षुद्रांत में 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा सही क्रम है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्रम सही है आपका, देखेंगे शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ठीक है। मानव शरीर में से किस हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ठीक है, तो स्वाभाविक इसमें परावट्टू हार्मोन जो है ये कैल्शियम और फास्फेट को स्रावित करता है, ठीक है, विनियमित करता है, स्रावित नहीं विनियमित करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर संख्या 253। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से भागों में किस एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव शरीर में किस निम्नलिखित में से किस भाग में, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। मानव मस्तिष्क में से किन भागों में से कौन सा एक निगरण उल्टी का नियमन केंद्र है? ठीक है, तो ये है आपका मेडुला ओब्लिंगेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य करती है? ठीक है, कौन सी उत्पत्ति जो यकृत का करती है? इसमें यूरिया है, ठीक है। यकृत यानी लीवर जो है इसी में यूरिया निकलता है, ठीक है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, तो आपने देखा था टाइलिन जो मुख में था, ठीक है, टाइलिन था ना मुख में, और पेप्सिन ये प्रोटीन को, ये जो है स्टार्च को बदल रहा था। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को बदल रहा था। गैस्ट्रिन जो है ये आप देखेंगे ये पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, तो जल का अवशोषण क्या हो सकता है? तो इसमें 1 और 3 सही है, यानी विक्र के विक्री नलिका में और बृहतंत्र में, ठीक है। यकृत में नहीं होगा और अग्नाशय में नहीं, ठीक। और आपका 258 देख लेते हैं। श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? श्वसन का नियंत्रक जो सांस हम लोग लेते हैं, सॉरी सांस नहीं, रेस्पिरेशन जो होता है वो किस में कहाँ पे कंट्रोल होता है? तो वो मेडुला ओब्लिंगेटा में होता है, ठीक है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ठीक है, संवेदात्मक क्रिया, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस करता है, यही टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल भी करता है और इमोशन वगैरह को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क जिम्मेदार किस चीज के लिए है? तो आप देखेंगे कि
सब सारे जो चीज़ें हैं वो तो मस्तिष्क से तो सोचने के लिए भी है, हृदय गति नियंत्रण भी होता है। तो ये जो है इनवॉलंटरी में आता है, सोचना जो है वॉलंटरी में आता है, संतुलन जो है ये एक तरह से रिएक्शन वाला होता है। तो ये तीनों ही क्रिया वाला है। और हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या चीज़ का उदाहरण है, तो ये ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेपरिन और साइटोसिन, ये तीनों जो है आप देखेंगे ये था क्या था, एंजाइम था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी था ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें आप देखेंगे इसका आंसर दिया हुआ है, इससे आप मैच मिलाना तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन से, इसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्या शरीर में कमी की वजह से क्या रोग हो जाता है इससे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट चैप्टर भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग साइंस का ही थोड़ा थ्योरी वगैरह देखेंगे। ठीक है, अभी एमसीक्यू वगैरह हमने देख लिया, इसमें आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। अब इसके बाद हम लोग थ्योरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू।